हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आर क्लासेस पर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी का एक और चैप्टर। फंडामेंटल राइट्स के बिना पॉलिटी अधूरी है कि नहीं? बिल्कुल, आप अभी इसको पता चल जाएगा आपकी कैसे अधूरी है और क्या नहीं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या? बेसिकली निमोनिक्स दूंगा आपको मैं, फंडामेंटल राइट्स कैसे याद किया जाए उसका निमोनिक्स बना के मैं आपको दे दूंगा। और साथ साथ में आपको क्या है कि मैं आपके साथ हमारे मेरे बेसिकली हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगा। अब ये हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कहाँ? ये हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। और साथ साथ क्या है कि मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते रहूंगा इस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में क्या मेंशन्ड है? बेसिकली आर्टिकल 12 में हमारा डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट मेंशन्ड है और ये क्वेश्चन है सीडीएस 2 2021 का। भाई जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना सीडीएस में, तो उस टाइम लोगों में, बच्चों में ऐसा एक हड़कंप मच गया था कि यार ये पूछा कैसे गया है, ये मतलब ये पूछा कहाँ से है? क्योंकि आर्टिकल 12 में तो सिर्फ जो पढ़ के जाते थे वो पढ़ के जाते थे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, लेकिन उसके अंदर था क्या क्या नहीं था वो तो पढ़ा ही नहीं कभी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकोगे। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया ना, तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक भी कर देना वीडियो को, और साथ साथ एक दो लोगों को और को भी बता देना कि भाई ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दो और डिसलाइक कर दो इनकी वीडियोस। लेकिन अगर अगर जवाब दे पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दो तीन लोगों को और को भी बोल देना कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिए कहाँ से। हमने लिए हैं ये यूएस से। ठीक है, यूएस में इसको फंडामेंटल राइट्स ना बोल के इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। आई होप बात समझ आ गई होगी। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल्स में? पहली बात, एक और चीज ये जान लो, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का मेंशन है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन से कैटेगरीज में बांटा गया है, तो सबसे पहले हमको बेसिकली जानना जरूरी है कि 6 कैटेगरीज में हमारे फंडामेंटल राइट्स को बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी क्या है? राइट टू इक्वालिटी। कौन कौन से आर्टिकल इसमें मेंशन्ड है हमारे? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके रिटर्न नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, आप बस वीडियो को देखो और बस सुनते रहो इसको, और कुछ नहीं। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपको जब ये आर्टिकल्स आएंगे मैं वहां पे आपको समझा दूंगा, तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी घबराने की बात नहीं कि भाई क्या हो क्या रहा है, क्या समझा रहे हो, अभी अभी कुछ नहीं समझना, बस ये जान लो कि 6 कौन कौन से राइट्स है हमारे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कौन कौन से आर्टिकल हैं ये? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32। भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार पहले सीडीएस में आ चुका है, और सीडीएस में क्या है, इसको क्या बोला गया है? इसको बी आर अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है।
तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 32 में बोला गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। घबराने की कोई बात नहीं, जब हम इस आर्टिकल में पहुंचेंगे तब मैं अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करके आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो पढ़ना है हमको वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 12 में बोला गया डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। तो पहले तो भाई ये समझ लो कि पॉलिटी में स्टेट क्या होता है। यहाँ पे वो स्टेट, मतलब जैसे हम समझते हैं ना कि हम समझते हैं भाई यूपी बिहार वाला स्टेट, इस वाले स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे स्टेट कौन सा स्टेट है, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा आपको किस स्टेट की बात कर रहे हैं। जो अगर यूपी बिहार वाले स्टेट की वो बात करता है तो वहां पे मेंशन करता है वो टेरिटरी, ठीक है, वो फिजिकल स्टेट नहीं है। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेट की बात चल रही है। तो चलो, अब डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट में उसने क्या क्या चीजें मेंशन करी कि सिर्फ 4 पॉइंट्स मेंशन करे हैं इसमें। कौन कौन सी चीजें, यूनियन के बारे में बोला गया है, स्टेट के बारे में, लोकल अथॉरिटीज और ऑल अदर अथॉरिटीज के बारे में। अब यूनियन क्या है, यूनियन बेसिकली इसको हम बोलते हैं सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट भी उसी को बोलते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और उसके लेजिस्लेचर को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो होता है एग्जीक्यूटिव। और सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर क्या होता है, पार्लियामेंट, हमारा इंडियन पार्लियामेंट, संसद, है ना। तो ये सारे के सारे जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेचर भी, ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं स्टेट के अंडर। अब स्टेट यहाँ पे कौन सा वाला स्टेट यहाँ पे बात कर रहा है, वो हमारे यूपी बिहार वो उत्तराखंड ये वाले स्टेट की बात कर रहा है इस सेकंड वाले पॉइंट में। तो इस सेकंड वाले पॉइंट में वही सेम स्टेट गवर्नमेंट की और एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की। अब लेजिस्लेचर की स्टेट असेंबली जो होती है ना, स्टेट की असेंबली, विधानसभा जिसको बोलते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब कुछ, ये सारे तीनों के तीनों पार्ट ये भी हमारे स्टेट के अंडर आते हैं। अब लोकल अथॉरिटीज भी हमारे स्टेट के अंडर आती है। लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे म्युनिसिपैलिटी होगी, पंचायत हो गई, ठीक है, ये सब भी हमारे स्टेट्स के अंदर आती है। और साथ साथ ऑल अदर अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है कि जैसे एलआईसी हो गई, जैसे बीसीसीआई हो गई, तो ये सारे के सारे भी हमारे स्टेट के अंदर आते हैं। ऑल अदर अथॉरिटीज जो है ना, एक बहुत वेग टर्म है। एक वेग टर्म कैसा है, इसे मेंशन नहीं है कि कौन कौन से अथॉरिटीज हैं, उनको जो मन करेगा वो स्टेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये, लेकिन अब पता है कि पढ़ा नहीं था ना, बस बात ये है। तो ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ओनली की बात नहीं ना यार, ओनली वाला तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो पहले ही काट दो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो देखा था कि गवर्नमेंट के बारे में ही बोला गया। अगर मान लो किसी को कुछ पता ही नहीं, तो फिर वो तो कम से कम एक ऑप्शन तो स्ट्राइक आउट कर ही सकता है ना, कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसने और भी चीजें बोली गई थी। फिर क्या है दूसरे ऑप्शन में, क्या बोला, इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट। यार ऐसा भी नहीं ना, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी तो कुछ ना कुछ बात करी गई थी। तीसरा ऑप्शन में क्या बोलता है, इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सोच सकता हूँ मैं कि यार हो सकता है ये। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल अदर लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी बताया था ना मैंने आपको, अदर अथॉरिटीज मेंशन किया गया था टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत वेग टर्म है, बताया था आपको मैंने। क्यों वेग टर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अंदर आ सकती है। तो कौन सा इसका ऑप्शन आपको ज्यादा सही है, देखो सी भी सही है लेकिन सी ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि डी वाले ऑप्शन में सारी की सारी चीजें मेंशन है। तो मुझे बताओ कि आपने इसका जवाब दे नहीं पाए अभी, अभी आर्टिकल 12 पढ़ने के बाद इसका जवाब आप नहीं दे पाए क्या? भाई बिल्कुल दे पाएंगे, अगर नहीं दे पाए ना तो भाई कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, फिर तो छोड़ दो, सीडीएस के एनडीए के ख्वाब छोड़ दो, कुछ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। और ये क्वेश्चन कौन से किस टाइम आया था, ये सीडीएस 2021 में आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे भी गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि पढ़ा नहीं था अच्छे से, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल 12 में हमारे क्या मेंशन है और कैसे मेंशन है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है डेफिनेशन ऑफ अ लॉ। लॉ क्या है भाई? कानून। अब कानून क्या होता है? कानून जो भी लेजिस्लेचर ने बनाया, जो भी लेजिस्लेचर ने बनाते हैं वो कानून है। लेकिन क्या है उसके ऊपर, यही तो दिक्कत है ना कि लेजिस्लेचर ने कुछ भी खतरनाक सा बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर दे, मतलब फंडामेंटल राइट्स को हमारे कैंसिल कर दे।
वो भी तो कानून बना सकती है हमारा लेजिस्लेचर, मतलब हमारे एमपीज एमएलए कुछ ऐसा कानून बना दे कि जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन जाए। लेकिन यही तो बोला गया कि भाई आर्टिकल 13 में यही बोला गया कि भाई कानून तो बनेगा, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर दे। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा कानून ना बने तो उसका ध्यान कौन रखेगा? ऐसा कानून ना बने इसका ध्यान रखेगा हमारा जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि भाई कानून जो बने वो हमारा फंडामेंटल राइट्स की कंसिस्टेंसी में हो, की कंसिस्टेंसी में हो, मतलब उसके साथ साथ मेल खाते हुए बने, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका भी मतलब हनन ना हो एक तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। और साथ साथ क्या क्या चीजें बोली गई है इसमें भाई कि फंडामेंटल मतलब हमारे की कौन कौन से लॉज के लिए बारे में बोला गया है इसमें। इसमें बोला गया है हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। इसका मतलब क्या है कि यार जो भी हमारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बने ना, उसको भी चेक कर सकती है जुडिशरी। कौन चेक कर सकती है? उसको जुडिशरी चेक कर सकती है कि यार ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की कंसिस्टेंसी में है कि नहीं। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उससे पहले भी कुछ लॉज होंगे, तो उससे पहले के लॉज भी हमारी जुडिशरी चेक कर सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स की कंसिस्टेंसी में है कि नहीं है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चलती है कि यार जुडिशरी के पास एक पावर है। एक पावर कैसी पावर है कि वो लॉज को ना रिव्यू कर सकती है। जैसे होता है ना डीआरएस होता है ना, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, वैसे ही जुडिशरी के पास पावर है कि वो लॉज को रिव्यू कर सकती है। और इसी रिव्यू पावर को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है। लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये खुला खुला लिखा गया? बिल्कुल ऐसे खुल्लम खुला लिख दिया कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है? नहीं, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं, मतलब ऐसा लिखा नहीं है, मतलब इसके एसेंस मिलता है हमको। इसके पढ़ने से हमको ये समझ आता है कि यार जुडिशरी के पास पावर है कि वो हमारे लॉज को देख सके कि वो फंडामेंटल राइट्स की कंसिस्टेंसी में है कि नहीं है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि यार जुडिशरी के पास कौन सी पावर है। जुडिशरी के पास डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 13 में। इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि जिसने नहीं पढ़ा हो वो नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने खुद से बनाया है। देखो ये बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बताया था ना कि यार ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है, मतलब इसका एसेंस मिलता है हमको। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ऑप्शंस में कैसे कैसे हटा सकता हूँ। ओनली वन, मतलब ए भी नहीं हो सकता, और बोथ आर करेक्ट तो मतलब सी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी और डी में से कोई एक हो सकता है। और तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी परसेंट हो गई? 50%, मतलब मेरे आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक। दूसरी चीज बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज जस्ट फॉर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब भी बताया था कि ये भाई ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ साथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ भी है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है और ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही आंसर होता है। आई होप आपको बात समझ आई होगी और आपको आंसर करने का तरीका भी समझ आया होगा कि यार आंसर कैसे करा जाता है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। और बहुत इजीली हमने दो आर्टिकल्स को पढ़ लिया और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 30 में। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, या जो भी जिस किसी भी एग्जाम में पॉलिटी आती हो या जीएस आती हो, उन सब के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।